हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रंजू अग्रवाल। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड में केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल तो रासायन केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ये जानना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया केमिकल इक्वेशन वह केमिकल रिएक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक अभिकारक क्रिया करके ऐसे उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनाते हैं जो अभिकारकों से रिएक्टेंट से रासायनिक दृष्टि से भिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और दूसरी है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें कि कोई भी क्रियाकारक विशेष परिस्थिति में किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किसी उत्पाद में परिवर्तित हो, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद से वापस क्रियाकारक को प्राप्त नहीं किया जा सके, ऐसी अभिक्रियाओं को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि हम बेरियम क्लोराइड में जब सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जाता है तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है और पानी बनता है। तो ये जो इस अभिक्रिया में जो है वापस बेरियम सल्फेट का जो अवक्षेप प्राप्त होता है और पानी की अभिक्रिया द्वारा हम बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना सकते। यानी या हम पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म किया जब पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है तो 2 KCl और 3 पोटेशियम क्लोरेट जो है इसको गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनती है और इनकी दोनों की रिएक्शन कराने पर जो है वापस KClO को प्राप्त नहीं होता। यानी कि इस तरह की जो अभिक्रियाएं हैं केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं और समय के साथ साथ जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है और अंत में अब इनकी कंसंट्रेशन शून्य हो जाती है और इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो है जो एक ही दिशा में संपन्न हो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दूसरी तरह की अभिक्रियाएं हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, यानी कि जब कोई अभिकारक किसी विशेष परिस्थितियों में उत्पाद में परिवर्तित हो और उससे मिलती जुलती परिस्थिति में ही उत्पाद वापस क्रियाकारक में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात अभिक्रियाएं जो है दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, तो उन्हें हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक बंद पात्र में जब हाइड्रोजन आयोडाइड को गर्म किया जाता है तो वो हाइड्रोजन और आयोडीन में विघटित हो जाती है और इसी तरीके से यदि बंद पात्र में हाइड्रोजन और आयोडीन को लिया जाए और उसको गर्म किया जाए तो वो हाइड्रोजन आयोडाइड में संयुक्त होकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती हैं। तो इस अभिक्रिया में जो है दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। यदि हम चाहे हम अभिक्रिया को हाइड्रोजन और आयोडीन से शुरू करें चाहे हाइड्रोजन आयोडाइड से शुरू करें, कुछ समय बाद दोनों तरफ की जो अभिक्रियाएं चलती हैं और दोनों के मध्य में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है और यानी कि दोनों ही अभिक्रियाओं का वेग जो है अभिक्रियाओं का वेग बराबर हो जाता है और तीनों जो HI हाइड्रोजन और आयोडीन इनकी जो कंसंट्रेशन जो है वो सांद्रता स्थिर हो जाती है। यानी इस अवस्था में को जो है हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। इस अभिक्रिया में इस डायरेक्शन में जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन से अभिक्रिया प्रारंभ करें तो दाईं ओर यानी कि इस साइड में चलने वाली रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाती है और बाईं ओर से राइट टू लेफ्ट चलने वाली अभिक्रिया
बैकवर्ड अभिक्रिया कहलाती है। तो जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन के केस में हाइड्रोजन और आयोडीन क्रिया करके फॉरवर्ड रिएक्शन द्वारा हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, और यही हाइड्रोजन आयोडाइड जो है बैकवर्ड रिएक्शन द्वारा वापस हाइड्रोजन और आयोडीन में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको ये जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है, और उत्क्रमणीयता को व्यक्त करने के लिए हम इस सिंबल का उपयोग करते हैं। क्योंकि ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में होती हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, अतः ये अभिक्रियाएं कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करती, अर्थात इन अभिक्रियाओं में कभी भी किसी भी क्रिया कारक की सांद्रता शून्य नहीं होती। इस प्रकार के साम्य में सभी पदार्थों की, जो चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, सभी पदार्थों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं, लेकिन अभिक्रिया बंद नहीं होती, बल्कि इसलिए अभिक्रिया स्थिर हो जाती है क्योंकि जिस वेग से, जैसे वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचें, तो जिस वेग से अभिकारक जो है उत्पाद में परिवर्तित होता है, उसी वेग से उत्पाद जो है वापस अभिक्रिया करके वो रिएक्टेंट को जिस वेग से अभिकारक जो है अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहा है, उसी वेग से उत्पाद वापस क्रिया करके अभिक्रिया अभिकारक को बना देता है। तो ये जो अभिक्रिया है, ये यानी कि दोनों अभिक्रियाओं, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों जो है एक ही वेग से होते हैं, इसलिए इनकी सांद्रता में तो यानी वेग से उत्पाद होते हैं, अतः अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता, और इस साम्य को हम गतिक साम्य कहते हैं। गतिक साम्य स्थापित होता है, इसका प्रायोगिक सत्यापन और पुष्टि रेडियो एक्टिव तत्व की सहायता से की जाती है। यदि हाइड्रोजन आयोडाइड की विघटन अभिक्रिया में यदि हाइड्रोजन आयोडाइड की विघटन अभिक्रिया में यदि रेडियो एक्टिव आयोडीन को काम में लिया जाए, तो कुछ समय पश्चात, मतलब इस अभिक्रिया में यदि ये जो अभिक्रिया है, इसमें अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन को काम में लिया जाए, तो कुछ समय बाद जो है जो HI जो हमें प्राप्त होगा वो भी रेडियो एक्टिव आयोडीन से युक्त होगा। यानी आयोडीन यानी कि ये भी जो है रेडियो एक्टिव इसमें भी रेडियो एक्टिविटी आ जाती है। तो इस प्रकार जबकि HI, हाइड्रोजन और आयोडीन तीनों की सांद्रता जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में स्थिर रहती है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में समय के साथ, इन अभिक्रियाओं में समय के साथ साथ वेग का मान, मतलब रिएक्टेंट वेग का मान अभिकारक के लिए अभिक्रिया का वेग कम होता चला जाता है, और प्रतीप अभिक्रिया का वेग बढ़ता चला जाता है, और एक बिंदु पर आकर इस बिंदु बी पर दोनों वेग बराबर हो जाते हैं। यानी कि ये जो अवस्था है वो इक्विलिब्रियम स्टेट को प्रदर्शित कर रही है। ये जो है रिएक्टेंट जो है इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन को बताएगा। जबकि ये जो कर्व है ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को बता रहा है। तो शुरू में इसका वेग कम होता है और इसका वेग बढ़ता है, लेकिन इस बिंदु पर आने के बाद दोनों अभिक्रियाओं के वेग बराबर हो जाते हैं, यानी कि एक प्रकार का साम्य स्थापित हो जाता है। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं हैं उनके उदाहरण हैं नाइट्रोजन गैस अभिक्रिया, हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया बनाती है। PCl5 का गैस का विघटन होकर PCl3 और Cl2 गैस बनती है। यहाँ जो है नाइट्रोजन और गैस और ऑक्सीजन गैस अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। इसी तरीके से एसिटिक एसिड और मीथेनॉल की क्रिया द्वारा एथिल एसीटेट और पानी बनता है, ये भी लिक्विड स्टेट में है दोनों।
हम्म, की अभिक्रिया द्वारा जो है इसी तरीके से एक्वस सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड का वो आयोडीन के साथ अभी के जलीय विलयन के साथ क्रिया करके के आई बना लेता है। तो यहाँ पर KI3 बनाता है। इसी तरीके से कैल्शियम का कार्बोनेट को जब जो कि सॉलिड है इसको जब गर्म किया जाता है तो ये CaO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स है ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। अब है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, है ना। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, ये नियम जो द लॉ ऑफ मास एक्शन, ये सबसे पहले गुलबर्ग और कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के आधार पर जो है गुलबर्ग और बागे ने 1867 में दिया। तो यहाँ पर ये माना गया है कि निश्चित ताप पर किसी भी अभिक्रिया का वेग उसके क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, या किसी भी होमोजीनियस रिएक्शन के लिए अभिक्रिया का वेग उसके क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो यहाँ सक्रिय द्रव्यमान से मतलब है मोलर कंसंट्रेशन या इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या जो है मोलर कंसंट्रेशन है। तो किसी भी पदार्थ में मोलों की संख्या उसकी ग्रामों में मात्रा अपॉन उसका आणविक द्रव्यमान है, और किसी भी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान उसके मोलों की संख्या और अपॉन 1 लीटर में उसका कुल आयतन, यानी प्रति इकाई कुल आयतन कितना होगा, तो M/m/V जो है पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान होगा। तो मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है A+B गिव्स C+D, तो अग्र अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल टू A/B, एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B इक्वल टू KFA/B। यहाँ पर जो है एक्टिव जो द्रव्यमान है उसके आधार पर जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं उनको हम ब्रैकेट में कैपिटल ब्रैकेट में उस पदार्थ को, जैसे A से बताया, B से बताया, C से बताया, D से, उसको ब्रैकेट में द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, या CA/CB, या हम इसको मोलर कंसंट्रेशंस को इस तरीके से CA/CB/CC या CD से भी हम व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रतीप अभिक्रिया का वेग वो बराबर हो जाएगा प्रतीप अभिक्रिया का वेग बराबर C/D बराबर KB/C/D, और साम्यावस्था पर जबकि अग्र अभिक्रिया का वेग प्रतीप अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, तो KFA/B इक्वल टू KB/C/D। तो KF/KB इक्वल टू C/D/A/B इक्वल टू KC। तो यहाँ KC जो है वो साम्यावस्था स्थिरांक है। इसी तरीके से यहाँ पर A के दो मोल, B के 1 मोल से क्रिया करके 3 मोल C और D बना रहा है। तो KC यहाँ पर ये बराबर KC जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, साम्यावस्था स्थिरांक कहलाता है। यदि मान लीजिए किसी भी अभिक्रिया में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की संख्या 1 से अधिक हो, के अणु की संख्या 1 से अधिक हो, जैसे इसके 2 अणु हैं और B के 1 अणु के साथ क्रिया करके C के 3 अणु और D का 1 अणु बनाता है, तो KC इक्वल टू CQ/D/A² इससे द्वारा बताया जा सकता है। तो इसके लिए जो साम्य स्थिरांक होगा वो KC इक्वल टू CQ/D/A² के बराबर होगा। तो साम्य स्थिरांक की समीकरण में जो है किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी भी पदार्थ के अणुओं की संख्या उसकी सांद्रता के घातांक के रूप में, ये जैसे घात के रूप में
बताई जाती है। अतः एक सामान्य अभिक्रिया है, मान लीजिए कोई भी N1A इंटू एन प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D। तो Kc इक्वल टू C की पावर M1 D की पावर M2 अपॉन A N1B N2। तो Kp बराबर Pc M1 PD M2 अपॉन PA N1 PB N2। यानी कि अगर हम गैसीय अभिक्रियाएं विलयन में हो रही हैं या तो हम इसको केसी से व्यक्त करेंगे, लेकिन अगर गैसीय अभिक्रियाएं हैं तो यहाँ पर हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम केपी से व्यक्त करेंगे। यहाँ पर ए के आंशिक दाब, सी के आंशिक दाब, डी का आंशिक दाब और पी ए जो है ए के आंशिक दाब को और पी बी जो है बी के आंशिक दाब को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर M1 M2 अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन में ए बी सी डी के अणुओं की संख्याएं हैं। इसमें अभिक्रिया की संतुलित समीकरण को स्टोइकियोमेट्रिक समीकरण कहते हैं। अब है साम्यावस्था स्थिरांक का परिमाण, यानी कि अभिक्रिया के लिए, किसी अभिक्रिया के लिए यदि साम्य स्थिरांक का मान अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इसके उत्पादों की सांद्रता से अधिक है, अर्थात ये अभिक्रिया अधिक सफलतापूर्वक संपन्न हो सकती है। यदि साम्य स्थिरांक का मान कम है तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि साम्यावस्था में उत्पादों की सांद्रता कम है और क्रियाकारकों की सांद्रता अधिक है, अर्थात अभिक्रिया अधिक सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हुई है। साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, किसी भी साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, तो किसी भी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान पदार्थ की मात्रा, उत्प्रेरक और अक्रिय गैसों की उपस्थिति अथवा साम्यावस्था प्राप्त करने की दिशा पर निर्भर नहीं करती। निम्न कारक इसके मान को प्रभावित करते हैं। पहला है ताप। पहला है सबसे पहले ताप, यानी कि अभिक्रिया का वेग ताप से प्रभावित होता है। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया की अग्र और प्रतीक अभिक्रियाओं के वेग पर चूंकि ताप का प्रभाव अलग अलग पड़ता है, अतः ताप परिवर्तन से साम्य स्थिरांक का मान परिवर्तित हो जाता है। अभिक्रिया को प्रदर्शित करने की विधि, मोड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शंस। किसी भी अभिक्रिया को किस रूप में प्रदर्शित किया गया है, जैसे A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, तो Kc इक्वल टू C इंटू डी अपॉन A इंटू बी। तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। इस रिएक्शन के आधार पर Kc बराबर ये होगा, लेकिन अगर मान लीजिए रिएक्टेंट ए प्रारंभ में C और D को लिया गया है, फिर ए बी बन रहा है, तो उस स्थिति में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसे हम K डैश C बराबर A इंटू बी अपॉन C इंटू डी के बराबर होगा। तो के सी डैश इक्वल टू K1 अपॉन के सी से हम व्यक्त करेंगे। अब है तीसरा फैक्टर है स्टोइकियोमेट्रिक समीकरण को प्रदर्शित करने की विधि। क्या होगी? मोड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशंस। तो यानी कि अब इस स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन को किस प्रकार से काम में लिया गया है उस पर भी प्रदर्शित किया गया है, उस पर भी साम्य स्थिरांक के परिमाण जो है निर्भर करते हैं। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके 2NO बनाते हैं, तो K इक्वल टू NO स्क्वायर अपॉन N2 इंटू O2। तो हाफ N2 प्लस हाफ O2 गिव्स NO, तो K डैश इक्वल टू NO अपॉन N2 हाफ O2 हाफ, तो K इक्वल टू रूट K डैश जो है इसके द्वारा हम समीकरण को किस विधि से प्रदर्शित कर रहे हैं इससे बता सकते हैं। अब यौगिकों की मात्रा प्रदर्शित करने की विधि पर भी निर्भर करेगा। तो यहाँ पर A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, और तो के सी इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी। तो यहाँ पर अगर सांद्रता को
मोल पर लीटर में प्रदर्शित किया गया है या आंशिक दाब के रूप में, इस बात पर भी साम्य स्थिरांक का मान निर्भर करता है। तो यहाँ पर a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, तो के सी इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी और के पी इक्वल टू पी सी पी डी अपॉन पी ए पी बी। अब है के पी और के सी में संबंध। एक सामान्य अभिक्रिया है N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D, तो के सी इक्वल टू सी M1D M2 अपॉन A N1B N2, तो के पी इक्वल टू पी सी एन एम पी सी M1 पी डी M2 अपॉन पी ए N1 पी बी N2। तो यहाँ पर पी वी आदर्श केस के लिए पी वी इक्वल टू एन आर टी या पी इक्वल टू एन बी इंटू आर टी, तो के पी इक्वल टू सी सी M1 आर टी M1 सी डी M2 आर टी M2 अपॉन सी ए N1 सी ए की पावर N1 आर टी N1 सी बी N2 आर टी की होल टू की पावर N2, तो के पी इक्वल टू सी सी M1 सी डी M2 अपॉन सी ए N1 सी बी N2 आर टी की पावर M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2, तो के पी इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन। तो इस तरह की अभिक्रियाएँ हैं, जैसे N2 प्लस A2 गिव्स 2NO। इस तरह की अभिक्रियाओं में डेल्टा एन इक्वल टू 0, तो के पी इक्वल टू के सी। इस अभिक्रिया में N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, तो डेल्टा एन बराबर हो जाएगा 2 माइनस 4 इक्वल टू -2, तो के पी इज लेस देन के सी। अब PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, तो डेल्टा एन इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू +1, तो के पी इज ग्रेटर देन के सी। तो के पी इक्वल टू के सी यदि डेल्टा एन इक्वल टू 0 है, या के पी इज लेस देन के सी यदि डेल्टा एन की संख्या के पी इज लेस देन के सी यदि डेल्टा एन इक्वल टू माइनस संख्या हो, और के पी इज ग्रेटर देन के सी यदि डेल्टा एन इक्वल टू प्लस संख्या है। तो साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अभिक्रिया का साम्य उसकी भौतिक परिस्थिति पर निर्भर करता है, और किसी भी साम्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है सांद्रता, यानी अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। अग्र दिशा में क्रियाकारक से उत्पाद बनता है, जबकि प्रदीप अभिक्रियाओं में उत्पाद से क्रियाकारक वापस मुक्त हो जाता है। और साम्यावस्था में दोनों दिशाओं में अभिक्रियाओं का वेग समान होता है, और क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता स्थिर हो जाती है। ऐसे अभिक्रियाओं में यदि क्रियाकारक तो रासायनिक अभिक्रियाएं में यदि क्रियाकारक की सांद्रता को बढ़ा दिया जाए और उत्पाद की सांद्रता को कम कर दिया जाए तो साम्यावस्था नहीं। तो ये वाला जो सांद्रता के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अधिक से अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए हमें क्रियाकारकों की सांद्रता को बढ़ाना चाहिए और उत्पाद की सांद्रता को कम करते रहना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो साम्यावस्था में दोनों में जिस भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं या प्रोडक्ट की बढ़ाएं, तो अगर रिएक्टेंट की बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, अगर प्रोडक्ट की बढ़ाते हैं तो प्रदीप दिशा बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। यानी कि अधिक उत्पाद अगर हमें प्राप्त करना है तो क्रियाकारक की सांद्रता को बढ़ाते रहना चाहिए और उत्पाद की सांद्रता को कम करते रहना चाहिए। दूसरा है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव मुख्य रूप से गैसीय अभिक्रियाओं पर ही पड़ता है, वह भी ऐसी गैसीय अभिक्रियाएं जिनमें कि क्रियाकारक
और उत्पाद के अणुओं की सांद्रता में अंतर हो। यानी कि अगर अभिक्रियाओं में क्रियाकारक से उत्पाद बनने में अणुओं की संख्या अगर कम हो रही है, जैसे कि N2+3S2 gives 2NH3 और 2SO2+O2 gives 2SO3, इन दोनों अभिक्रियाओं में अभिकारक से उत्पाद बनने पर अणुओं की संख्या कम हो रही है, तो इन अभिक्रियाओं में यानी कि अणुओं की संख्या कम हो रही है तो अभिक्रिया मिश्रण का दाब घटता जाएगा और साम्यावस्था पर दाब जो है स्थिर हो जाएगा। अतः ऐसी अभिक्रियाओं को, इस टाइप की अभिक्रियाओं को यदि दाब बढ़ाया जाए तो उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा। इसके विपरीत इन अभिक्रियाओं में जिनमें कि रिएक्टेंट से जो है प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने पर अणुओं की संख्या में कमी आ रही है, तो यहाँ पर अणुओं की संख्या में कमी आ रही है, तो इन अभिक्रियाओं में उत्पाद की अधिकतम मात्रा को प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया मिश्रण के दाब को कम रखा जाना चाहिए। और जैसे इन अभिक्रियाओं में PCl5 gives PCl3 plus Cl2, N2O4 gives 2NO2, NH4Cl gives NH3 plus HCl। तो ये जो है इस तरह की अभिक्रियाएं हैं जिनमें गैसीय अभिक्रियाएं जिनमें कि अभिक्रिया के बाद गैस मतलब ये मिश्रण का दाब जो है कम रखा जाए, और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिन पर कि दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे N2+H2 gives 2NO, S2+I2 gives 2HI और CO2+H2 gives CO+H2O गैस। तो ये अभिक्रियाएं हैं जिनमें कि रिएक्टेंट का दाब और प्रोडक्ट का दाब बराबर होता है। तो यहाँ पर इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया मिश्रण जो है उसका दाब कम रखना जाना चाहिए। तो निम्न समीकरण ने कुछ अभिक्रियाओं को यहाँ पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है अभिक्रिया जो सब इक्विलिब्रियम पर। अब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया संपन्न होने के साथ ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ता है। दूसरी तरह की है ऊष्मा शोषी। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया संपन्न होने के साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है और अभिक्रिया का ताप कम होता जाता है। क्योंकि इन अभिक्रियाओं के संपन्न होने के साथ अभिक्रिया मिश्रण के ताप में अंतर आता है, तो ताप परिवर्तन से अभिक्रियाओं की प्रकृति में भी अंतर आता है। तो एक अभिक्रियाओं की प्रकृति में भी अंतर आता है। तो एक एक्सोथर्मिक अभिक्रिया से उत्पाद की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया मिश्रण का ताप उच्च नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया से उत्पाद की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया मिश्रण का ताप उच्च होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।